सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। नदीम मुझे अपने ऑफिस में ही मिला और उस वक्त भी वो उसी खूबसूरत खातून से महू गुफ्तगू था जिसे मैं पिछली बार देख चुका था। हस्बे साबक खातून ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर नदीम से बोली, क्या हम अपनी गुफ्तगू जारी रख सकते हैं? ओह यस, नदीम ने मुस्कुराकर मेरा तारुफ कराया। ये मेरे दोस्त और अजीज मिस्टर शहबाज खान हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर, खातून ने मुझसे कहा, और मिस्टर नदीम अक्सर आपका तज़किरा करते रहते हैं। और मैंने कोई जवाब देने की बजाय महज मुस्कुराने पर इक्तफा की। उसके बाद से साफ जाहिर था कि वो नदीम से अक्सर बेशतर मिलती रहती है। कसीनो में उसका देखा जाना इस बात की भी दलालत करता है कि वो कोई बहुत अच्छे किरदार की मालिक नहीं होगी। मैं एक खाली कुर्सी पर बैठ गया और नदीम ने खातून से कहा, मेरा ख्याल है कि जो ड्यूटी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ वो ज्यादा दुश्वार है और तुम्हारी एक मामूली सी गलती भी हमारे लिए किसी बड़े नुकसान का खमियाजा साबित हो सकती है। डोंट वरी, वो बेपरवाही से बोली, तुमने मुझे तफसील बता दी है, अब बाकी काम मेरा है। रहा नुकसान का सवाल तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन एक शर्त पर। आखिरी जुमला अदा करते हुए उसने मेरी जन्मकिन अखियों से देखा था। वो क्या? जब तक हमारा मिशन ना पूरा हो जाए तो मेरे बारे में किसी और से कोई बात नहीं करोगे। ठीक है, नदीम ने जवाब दिया। विश यू गुड लक। और जवाब में वह मुस्कुरा उठी और एक भरपूर निगाह मुझ पर डालती हुई ऑफिस से बाहर चली गई। मोहतरमा की तारीफ मैंने उसके जाने के बाद नदीम से दरियाफ्त किया। है एक कार आमद शय, मारूफ से भी ज्यादा, मैंने हल्का सा तंज किया। नहीं, नदीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसका वो टाइप नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वैसे तुमसे खासी बेतकल्लफ नजर आ रही थी। डोंट वरी, नसीम के साथ शादी से पहले की बात और थी, लेकिन इसके बाद से मैंने खुद को पूरी तरह कंट्रोल कर रखा है। बोशे ने पांडे से एक हफ्ते के अंदर अंदर 50 लाख का मुतालबा कर रखा है। और मैंने मौजू बदलते हुए कहा, और अभी इस मियाद को पूरा होने में 3-4 दिन बाकी हैं। नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया, क्या तुम ये रकम उस दोगले बास्टर्ड को दे दोगे? कबल अज वक्त यकीन से कोई बात नहीं कही जा सकती, नदीम ने कहा, और फिर जल्दी से बात का रुख बदलते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक अहम खबर है मेरे पास। माची ने रहीम बंगश की कहानी पर यकीन कर लिया है और अब वो पांडे का क्रियाक्रम के सिलसिले में पूरी तरह आमादा है। क्या बोशन के बारे में कोई इतला मिली है? मेरा मतलब है कि उसके माल की नई खीप कब जाने वाली है। अभी उस सिलसिले में कोई बात नहीं मालूम हुई। क्या तुम्हें यकीन है कि रहीम बंगश तुम्हारे साथ डबल क्लेम प्ले करने की कोशिश नहीं करेगा? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है कि बशीरा माची के साथ मिलकर हमारे लिए कोई खूबसूरत जाल बुन रहा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसकी इतला मुझे मिल जाएगी, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। मछेरों की बस्ती में 2-4 आदमी भी हैं जो रहीम बंगश के साए के साथ लगे हुए हैं और मुझे पल पल की खबर देते रहते हैं। पांडे के सिलसिले में कोई नई इतला? मैंने पूछा। क्या तब्दीली लाने के बाद भी भूषण या किसी और ने उसके फोन पर कोई धमकी देने की कोशिश की थी? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। करीम के सिलसिले में तुम क्या कहोगे? मैंने संजीदगी से पूछा। क्या वो तुम्हारा कोई ट्रेंड आदमी नहीं है? मैंने उसके लिए तुमसे एक सिफारिश की थी तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। वैसे मुझे इस हादसे की तफसील मालूम हो चुकी है जो तुम्हें पेश आया था, नदीम ने कहा। जानते हो वो कौन लोग थे जो तुम्हारी गाड़ी का ताकुब कर रहे थे? कौन थे? मैंने तेजी से दरियाफ्त किया। वो राजन के अपने गिरोह के लोग थे जो तुमसे राजन की मौत का इंतकाम लेने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म किस तरह हुआ कि राजन को पेश आने वाले हादसे में मेरा हाथ था? मैंने तअज्जुब का इजहार किया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हें अपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट सराज को इल्म हुआ है, नदीम ने सपाट लहजे में कहा।
अगर पुलिस के आदमी राजन की खुफिया तौर पर निगरानी करने पर मामूर थे, क्या राजन ने अपने आदमियों को अपनी हिफाजत पर मामूर नहीं किया होगा? बहरहाल ये बात तय है कि राजन के गुरों को इस बात का यकीन हो चुका है कि उनके सरदार का कातिल कौन है। क्या उस गिरोह के पीछे भी बोशन का हाथ है? हो सकता है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक बोशन अभी तक इस मामले से अलग थलग है। गोए अब हमारे लिए एक महाज और खुल गया। हाँ, और उसकी जिम्मेदारी 100% तुम्हारे ऊपर आयद होती है। नदीम होंठ चबाते हुए बोला, मैंने तुमसे मशवरा दिया था कि कुछ दिनों तक आराम से बैठकर तमाशा देखो। राजन का मामला तो उसे रास्ते से हटाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे। सॉरी, मैंने सपाट अंदाज में जवाब दिया। मैं कर्ज किसी और के खाते में नहीं डालना चाहता। क्या मतलब, कोई खास इरादे हैं? हाँ, मैंने बात को टालने की खातिर कहा। मेरा अगला शिकार अब मार रुख होगी, जो पहले ही तुम्हारे ऊपर मार चुकी है। अब उसे और क्या मारोगे? मैं ज्यादा देर कसीनो में नहीं रुका और वापसी पर अचानक मेरे ज़हन में विलियम पोकर का ख्याल आ गया। बहुत दिनों से उसका नाम दरमियान में नहीं आया था। चुनाचा मैंने करीम से गाड़ी को एक पब्लिक फोन बूथ के करीब रखवाया और फिर उतर कर बूथ में गया और बोशन के डायरेक्ट नंबर डायल करने लगा। 1 मिनट बाद वो की तरफ से खुद बोशन ने कॉल अटेंड की थी। और मैं तुम्हारा दुश्मन बोल रहा हूँ, मैंने विलियम पोकर के लहजे में कहा, और तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरी खामोशी को मेरी बुज़री ना समझना। मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हें चारों अतराफ से घेर कर इस तरह मारूंगा कि तुम्हें फरार होने का कोई रास्ता ना मिले। और ये तुम्हारी अहमकाना बातें हैं, बोशन ने सर्द मगर नरम लहजे में जवाब दिया। अब मैं इतना भी गया गुजरा भी नहीं हूँ कि तुम जैसे किसी तरन वाले की तरह हजम कर जाओ। रहा तुम्हारी डिमांड का मसला, तो आज भी तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा जायज हिस्सा तुम्हें देने को तैयार हूँ। नहीं मिस्टर बोशन, तुम मुझे इस तरह ट्रेप नहीं कर सकते, मैंने करख्त आवाज में जवाब दिया। तुम्हें वही तरीके कार इख्तियार करना होगा जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। मुझे वो तरीका मंजूर नहीं, बोशन ने साफ गोई से जवाब दिया। फिर ठीक है, मेरा लहजा सफाक हो गया। मैं भी अपने तरीके कार पर अमल करता रहूंगा। तुम्हारी ताकत को कमजोर करने की खातिर पहले तुम्हारे एक एक आदमी को कुत्ते की मौत मारूंगा। उसके बाद तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्द आ जाएगा। जानते हो तुम इस वक्त किससे मुखातब हो? बोशन की आवाज में रौनक पैदा हो गई। एक थर्ड रेट स्मगलर से जो अपने ताल्लुकात की बिना पर खुद को शरीफ जाहिर कर रहा है। तुम इस वक्त गालबन नशे में हो, वरना शट अप, मैंने झल्ला कर उसकी बात काटते हुए कहा। मैं अगर चाहूं तो फौज के इंतहाई हिसास इदारों के अफसरान से भी राब्ता करके तुम्हारी सारी कली खोल सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। तुम मेरे शिकार हो, तुम मेरे ही हाथों अपने अंजाम तक पहुंचना होगा। क्या जानते हो मेरे बारे में? उसने बेपरवाही का मुजाहरा किया। बहुत कुछ, मैंने काटदार लहजे में कहा। मसलन ये कि तुम अब हवा में उड़ने की बजाय पानी में तैरने लगे हो। तुम जिन लोगों पर इन्हिसार कर रहे हो वो मेरे हाथों एक एक करके खत्म हो जाएंगे। मैं समझा नहीं। मेरा इशारा राजन, उसके साथियों और फजलू की तरफ है। क्या ये भी मेरे मुंह से सुनना पसंद करोगे कि अब तुम्हारा सबसे अहम मोहरा कौन बाकी रह गया? मिस्टर विलियम पॉकर, इस बार बोशन मैनी खेर लहजे में बोला। मेरा ख्याल है कि तुम वो नहीं हो जो खुद को बता रहे हो। कौन हो, इसकी असलियत भी मेरे इल्म में बहुत जल्द आ जाएगी। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? मैंने सफाक अंदाज में पूछा। क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि मैं तुम्हारे बारे में मालूमात उन महकमों के सरबराहों तक पहुंचा दूं जिन पर तुम्हारे असर रसूख का कोई हरबा कारगर साबित नहीं होगा? बको मत, यू ब्लडी। मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ एक ब्लैक मेलर हो जो मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपने तौर पर मिस्टर जोसेफ के तमाम रिश्तेदारों के बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। विलियम पोकर का नाम उनका कोई अजीज नहीं था। बल्फ नहीं चलेगा, मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। जब मैं पत्ते शो कराऊंगा तो ऐन मुमकिन है कि तुम खुद अपने हाथों से अपना गला घोटने पर मजबूर हो जाओ। इसके अलावा कोई और बकवास करना चाहते हो? बोशन ने बेपरवाही से पूछा। फिलहाल जो कुछ मैंने कहा है वही काफी है। बाकी का अंदाजा हमें उस वक्त होगा जब मैं अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करूंगा, मैंने सर्द लहजे में कहा, और फिर रसूल क्रेडर पर रखकर बोझ से बाहर आ गया। मैं बोशन को नफ्सियाती तौर पर कमजोर करना चाहता था, लेकिन शायद वो अभी तक अपनी इमारत और असर रसूख के बल पर उछल रहा था।
उसकी निगाहों में इंसानों की कोई अहमियत नहीं थी और वो अपने नाजायज कारोबार को चलाने की खातिर उजरती कातलों और बदमाशों को ईंधन की तरह झोंक रहा था। शायद उसके नजदीक दौलत से ज्यादा किसी और शय की कोई अहमियत नहीं थी और मेरा ख्याल था कि अब विलियम पोकर की शख्सियत वो को किसी हद तक वो समझ चुका था और यही वजह था कि अब उसे भी कोई अहमियत नहीं दे रहा था। गलती शायद हमारी ही थी। अगर नदीम या मैंने विलियम पोकर की फर्जी शख्सियत को तख्लीक करने के बाद कोई फौरी कार्रवाई की होती तो ऐन मुमकिन था कि वो घुटने टेकने पर तैयार हो जाता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके दिलो दिमाग से विलियम पोकर की अहमियत कम होती जा रही थी और मैं अपने ख्याल में इस कदर गुम था कि मुझे खतरे का एहसास नहीं हो सका। गाड़ी के करीब पहुंचकर मैंने करीम को देखा जो स्टीयरिंग पर सर टिकाए बैठा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त किसी ने पुष्ट से सर्द लहजे में कहा, खामोशी से पिछली सीट पर बैठ जाओ वरना तुम्हारा जिस्म छलनी कर दिया जाएगा। मैं कोई जवाब देने की कोशिश कर रहा था कि ड्राइविंग सीट पर टिकाए हुए शख्स ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और वह बहरहाल करीम नहीं था और अगली नशस्तों पर वो तनहा नहीं था। उसके बराबर एक और शख्स भी मौजूद था। जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो वरना तुम्हारी मौत पर हमें कोई सदमा नहीं होगा। इस बार किसी असला की नाल मुझे अपने पहलू में चुभती हुई महसूस हुई और मेरे पास वक्ती तौर पर खुद को इन बदमाशों के सुपुर्द कर देने के सिवा कोई रास्ता नहीं था और मैंने खामोशी से पिछला दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो चौंके बगैर न रह सका। करीम का जिस्म मुड़ा तुड़ा सीनों के दरमियान खला में फंसा हुआ था। शायद उसे पहले ही काबू कर लिया गया और मैंने खामोशी से अंदर बैठकर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन जो शख्स मेरी पुश्त पर मौजूद था मुझे धक्का देकर मेरे साथ ही बैठ गया। उसके हाथ में 3.8 का पिस्तौल मौजूद था जिस पर साइलेंसर भी फिट था। अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ बैठा हुआ शख्स भी यकीनी मसला ही रहा होगा और फिर गाड़ी तेजी से हरकत में आ गई। अगली और पिछली सीटों पर बैठे हुए 3 अफराद सूरत शक्ल से बदमाश ही लग रहे थे और मैं बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था कि वो लोग किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक बात तय थी कि वो मेरे ताक़ब ही में कसीनो तक पहुंचे होंगे और फिर जितनी देर में मैंने बोशन से फोन पर गुफ्तगू की उतनी देर में उन्हें करीम को काबू करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई होगी। उसके बाद मैं भी उनके नरगे में फंस गया। गाड़ी शहर की पुर रौनक सड़कों पर फराटे भर रही थी, लेकिन मैं बेबस था और मेरे बराबर बैठे हुए शख्स ने पिस्तौल की नाल बदस्तूर मेरे जिस्म पर जमा रखी थी। मेरी एक मामूली सी हमाकत भी मुझे मौत की आगोश में पहुंचा सकती थी और किसी को कानो कान उसकी खबर भी ना होती। करीम बदस्तूर सीटों के दरमियान अजीबो गरीब हालात में फंसा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मुझे अगवा करने वालों ने शायद उसे बेहोश करने पर ही इक्तफा की थी। अगर गोली मारी होती तो फर्श पर कहीं न कहीं खून का निशान जरूर मौजूद होता। खासी देर तक हमारे दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। मेरे जहन में एक दो बार ख्याल आया कि कालका या लेडी मकलानस को आवाज दूं, लेकिन मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। इन दोनों ने दावा किया था कि किसी भी आड़े वक्त में मेरा साथ जरूर देंगी, चुनाचा उन्हें मेरी आवाज देने से बेशतर ही मेरी मदद को आना चाहिए था और मैंने संदली अंगूठी की जानब देखा। उसका रंग बदस्तूर सुर्ख था। 10 मिनट बाद गाड़ी एक पोश इलाके में दाखिल हुई तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। तुम लोग कौन हो? मैंने संभल कर पूछा। इसका जवाब भी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा, अगली नशिस्त पर बैठे हुए फर्द ने जवाब दिया। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्यों? मेरे बराबर बैठे हुए शख्स ने सर्द लहजे में कहा। क्या तुम इन रास्तों से वाकिफ नहीं हो? मैंने होंठ सख्ती से भींच लिए। मुझे किसी हद तक अंदाजा हो गया था कि वो कौन लोग थे। गाड़ी जिस पोश इलाके में दाखिल हो गई उसी में कुछ दूर आगे जाकर वो इमारत वाक़या थी जिसके एक अपार्टमेंट में राजन रहा करता था, जो अब उस दुनिया में नहीं था। लेकिन मैं अभी तक उस मुसीबत से नावाकिफ था कि उसे किसने कत्ल किया था और वो कौन लोग थे जिन्होंने अपार्टमेंट की रोशनियां गुल करने के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू की थी और जिसके नतीजे में राजन और उसके साथी काम आ गए थे। नदीम ने मुझे बताया था कि तबाह होने वाली स्याह फोर्ड में राजन के गिरोह के आदमी मेरा ताक़ुब में थे और जो मुझसे राजन के कत्ल का इंतकाम लेना चाहते थे।
लेकिन करीम ने उनको उनके मंसूबों के साथ ही एक धमाके से उड़ा दिया था और मेरा ख्याल है कि उसे अब तक होश में आ जाना चाहिए। अगली नशस्त पर बैठे हुए शख्स ने करीम की तरफ इशारा करते हुए अपने साथी से कहा, फिक्र मत करो, अगर ये होश में नहीं आया तो हम उसे डंडा डोली करके अपने साथ ही ले चलेंगे। क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम इसे यहीं ठिकाने लगा दें? बिला वजह रिस्क लेने से क्या फायदा? नहीं, तुम ऐसी कोई हमाकत नहीं करोगे। पिछली सीट पर बैठे हुए शख्स ने तेजी से कहा, हम इन्हें इतनी आसानी से पार्सल नहीं करेंगे, इतनी अज़ियतें देकर जहन्नम रसीद करेंगे कि फिर कोई हमारी जनम मतवज्जा होने की जुर्रत ना कर सके। तुमने इन साथियों को क्यों फरामोश कर रहे हो जिनके जिस्म टुकड़े हमें सड़क पर दूर दूर तक बिखरे हुए मिले थे? अब शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो राजन ही के गिरोह के अफराद थे जो मुझसे और करीम से अपने साथियों की इबरतनाक मौत का बेहानक इंतकाम लेने के ख्वाहिशमंद थे। और फिर मेरा शुबा उस शक वक़्त यकीन में बदल गया जब गाड़ी उसी इमारत में दाखिल हुई जिसमें राजन रहा करता था और मेरे असाब में तनाव की कैफियत पैदा होने लगी। लेकिन मैंने कोई हरकत करने की हमाकत नहीं की, इसलिए कि मेरा ऑटोमेटिक वो पहले ही अपने कब्जे में ले चुके थे। यूं भी 3 मसला अफराद की मौजूदगी में मेरे लिए यही मुनासिब था कि किसी मुनासिब वक़्त का इंतज़ार करता। गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी होने के बाद वो बड़े इत्मीनान से नीचे उतरे। 2 आदमियों ने करीम को घसीट कर बाहर निकाला और उसे पकड़कर लिफ्ट की तरफ ले जाने लगे। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो किसी को संभाल कर ले जा रहे हों। तीसरे आदमी ने मुझसे मुखातब हुआ और सर्द लहजे में बोला, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि खामोशी से उतर कर मेरे आगे आगे चलो। अगर तुमने अक्लमंदी या चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हमें मजबूरन तुम्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? मैंने गाड़ी से नीचे उतरते हुए पूछा। इसका जवाब भी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा, चुपचाप आगे बढ़ते रहो। इमारत के 1-2 अफराद लिफ्ट से उतरकर बाहर निकले थे और किसी ने हमारी जनब तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने करीम को हमदर्दी से देखा था, जिनके दोनों हाथ अपनी गर्दन वाले दोनों अफराद लिफ्ट की तरफ ले जा रहे थे। करीम शायद अभी तक शदीद बेहोशी की कैफियत से 2-4 था। वो अपने पाँव से चल नहीं रहा था और दोनों आदमी उसे तकरीबन घसीट रहे थे। उसे लेकर लिफ्ट में दाखिल हुए और उनके पीछे पीछे मैं भी लिफ्ट में दाखिल हुआ और फिर मेरे अक्ल में आने वाले ने अंदर दाखिल होकर लिफ्ट चला दी। करीम की हालत के पेशे नज़र मैंने फिलहाल बचाव का कोई रास्ता इख्तियार कर गुजरने के इरादे को रोक दिया और मैं देखना चाहता था कि करीम जिंदा भी है या मर चुका है। 2 मिनट बाद हम जिस अपार्टमेंट में दाखिल हुए वो राजन के सिवा किसी और का नहीं था। अंदर सिर्फ एक मसला शख्स मौजूद था जिसने मैजिक आई से बाहर देखने के बाद ही दरवाजा खोला। अंदर से दरवाजा बंद कर लेने के बाद करीम को फर्श पर डाल दिया और मैं बिस्तर पर खड़ा करीम को बहुत गौर से देख रहा था। उसकी सांस चल रही थी लेकिन वो अभी तक बेहोश ही था। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा। वो शख्स जो मुझे नीचे से कवर करके ऊपर लाया था सर्द लहजे में बोला, गौर से देख लो, ये राजन का अपार्टमेंट है और ये वही कमरा है जिसे तुमने और तुम्हारे साथियों ने इसे अंधेरा करने के बाद गोलियों से छलनी कर डाला था। क्या तुम मेरी एक बात का यकीन करोगे? बको, वो मुझे नफरत से घूरते हुए बोला। राजन को मैंने नहीं मारा, मैंने बड़े वसोक से कहा। मैं उसके रहमो करम पर था जब किसी ने पूरे अपार्टमेंट का मेन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद गोलियों की आवाजें गूंजने लगी थी। राजन अंधेरे ही में गोलियों का शिकार हुआ था। तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरे ने हकारत से कहा। क्या वो हमारा ही कोई आदमी था जिसने तारीकी करके अपने साथी और सुरगना को भून डाला? इसका जवाब मेरे पास नहीं, मैंने मदम लहजे में जवाब दिया। तुम उस रात यहाँ क्या करने आए थे? तीसरे शख्स ने मुझे खौफनाक अंदाज में मुखातब किया। जाहिर है कि मैं राजन से मिलने की खातिर आया था। क्यों, क्या वजह थी कि तुम्हें राजन के साथ मुलाकात करनी पड़ी? मैं उसे एक अहम इत्तला देना चाहता था। मैंने फौरी तौर पर एक खूबसूरत बहाना तराशते हुए संजीदगी से जवाब दिया। मैं उसे बचाना चाहता था कि बशीरा माची ने बाला पार्टी से तमाम मामला तय कर लिए हैं और वो राजन को दरमियान से हटाना चाहते थे। पार्टी से तुम्हारी क्या मुराद है? मुझे उसका नाम नहीं मालूम हो सका था, लेकिन मेरे मुखबर ने मुझे यही इत्तला दी कि तुम बशीरा माची को किस तरह जानते हो। एक ने तेजी से सवाल किया।
उसके जरिए छोटा मोटा काम मैं भी करता रहता हूँ। मैंने खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया। जो शख्स हमारे और बशीरा माछी के दरमियान लाइन का जरिया था, उसने वो इतला मुझे दी थी। क्या तुम बशीरा से जाती तौर पर भी मिल चुके हो? नहीं, मैंने इत्मीनान से कहा। मेरा उससे बराह रास्त कभी मुलाकात नहीं हुई। जिस मुखबर ने तुम्हें राजन के बारे में इतला दी थी, वो कौन था? सर्द लहजे में पूछा गया। फजलू, मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा और मेरा जवाब सुनकर वो एक दूसरे की जानब देखने लगे। शायद मेरे जवाब ने उन्हें मकसमे में डाल दिया था और वो निगाहों ही निगाहों में मेरी बात के एक दूसरे से तस्दीक करते रहे। और फिर जिसने दरवाजा खोला था वो मुझे घूरते हुए बोला, अब कहाँ है फजलू? तुम शायद अब मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हो। मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। फजलू को कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश एक कूड़ेदान से पुलिस को बरामद हुई। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या फजलू को बशीरा माछी के आदमियों ने कत्ल किया होगा? मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। क्या अब भी तुम बशीरा माछी के जरिए अपने छोटे मोटे कारोबार को जारी रखोगे? खत्म करो, एक शख्स ने जो बज़ाहिर इन चारों का ग्रुप लीडर लगता था, सर्द लहजे में कहा। हम इन फजूल बातों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हम इन दोनों को यहाँ सिर्फ इसलिए लाए हैं कि अपने उन साथियों का इंतकाम ले सकें जिन्हें गाड़ी समेत धमाके से उड़ा दिया गया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता इतना जरूर समझ चुका था कि जिन लोगों ने मुझे और करीम को अगवा किया था, उनका ताल्लुक राजन के गिरोह से ही था। तुमने स्याह रंग के फोर्ड को क्यों तबाह किया? दूसरे शख्स ने सवाल किया। वो किसी अच्छे इरादे से हमारा ताक़ुब नहीं कर रही थी। मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। अगर हम उसे तबाह ना करते तो वो हमें। तुम अब भी हमारे अताब से नहीं बढ़ सकोगे। लीडर नुमा शख्स ने मुझे करख्त आवाज में मुखातब किया। हम राजन और अपने दूसरे साथियों की मौत का बेहानक इंतकाम लेने की गर्ज से तुम्हें यहाँ लाए हैं, और अगर ये तुम लोगों का आखिरी फैसला है तो फिर हमें यहाँ तक लाने की जहमत भी क्यों गवारा की? रास्ते में ही क्यों गोली मारकर बाहर फेंक दिया होता? नहीं, हम तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मारेंगे। लीडर ने हकारत से कहा। हम तुम्हें भूख और प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने पर मजबूर कर देंगे। क्यों? क्या ये एक दिलचस्प तमाशा नहीं होगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। करीम बदस्तूर फर्श पर बेहोश पड़ा था और फिर लीडर के हुक्म पर दो आदमी ने मुझे भी हाथ पैर बांध कर फर्श पर डाल दिया। मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो चारों मसला थे, इसलिए मेरी कोई जवाबी कार्रवाई मेरी मौत का सबब भी बन सकती थी। उसकी गाड़ी का क्या किया जाए? उस शख्स ने लीडर से पूछा। फिलहाल उसे 3 नंबर के गैराज में बंद कर दो। और लीडर के हुक्म के साथ ही वो शख्स तेजी से बाहर चला गया। बाकी तीनों अफराद मुझे और रहीम को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे और फिर उनमें से एक ने लीडर से कहा, क्या यह मुनासिब ना होगा कि हम इसे दूसरी पार्टी के हाथों फरोख्त कर दें? और मेरा अंदाजा है कि हमें मुंह मांगी रकम भी मिल सकती है। और हमारे साथियों का इंतकाम किस तरह पूरा होगा? सेठ से दाम खड़े करने के बाद अव्वल तो वो भी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर ये बच भी गए तो हम इन्हें दोबारा अगवा कर सकते हैं। इस तरह हमें अच्छी खासी रकम भी मिलेगी और बाद में हम राजन का इंतकाम भी ले सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि सेठ हमसे इसका सौदा करने पर आमादा हो जाएगा? लीडर ने पूछा। मैं राजन के बहुत हमेशा करीब रहा हूँ, वो तेजी से बोला। राजन की बातों से मैंने यही नतीजा अखज़ किया था कि सेठ भी इसको पाताल गोल करने के चक्कर में है। कोशिश कर लेने में हर्ज भी क्या है? तीसरे शख्स ने, जिसके हाथ में खुद कार राइफल मौजूद थी, लीडर को कायल करने की कोशिश की। फजलू सेठ ही के लिए काम करता था और उसे भी फजलू की मौत की इत्तला जरूर मिली होगी। ऐसी सूरत में हमारा काम बन सकता है। ठीक है, लीडर ने दूसरे शख्स से कहा। तुम इन दोनों हरामजादों की तरफ से पूरी तरह चौकस रहना। इनकी कोई भी हरकत अगर तुम्हारे नाकाबिले बर्दाश्त हो तो तुम मेरी इजाजत से इन्हें लंगड़ा और लूला भी कर सकते हो, लेकिन इन्हें बहरहाल जिंदा रखा जाए। मैं अपने साथियों की मौत को अभी भूला नहीं हूँ। मैं बदस्तूर खामोश पड़ा रहा। लीडर अपने एक साथी को लेकर चला गया तो कंपार्टमेंट में अब मेरे और करीम के अलावा सिर्फ राइफल बरादर रह गया, जिसने लीडर के जाने के बाद फिर राइफल संभाल ली थी। और राइफल उसने कुर्सी से इस तरह लगा रखी थी कि मौका पड़ने पर
اس کے استعمال میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آنے پائے۔ اس کے بعد اس نے جیب سے ہی شراب کی ایک بوتل نکالی اور اسے منہ سے لگا کر ایک ہی گھونٹ میں پیتا چلا گیا۔ شاید وہ ہمارے آنے سے پہلے بھی مے نوشی کے شغل میں مصروف تھا۔ خالی بوتل کو فرش پر ایک طرف لٹکانے کے بعد اس نے سیدھا ہاتھ اٹھا کر آستین سے منہ خشک کیا اور پھر میری طرف گھورتے ہوئے بولا، فرش پر بے بسی کی حالت میں بندے پڑے رہنے کا تجربہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ تم لوگ ابھی کسی سیٹ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے پوچھا، کیا میں اس کا نام دریافت کر سکتا ہوں؟ لیڈر واپس آ جائے تو اسی سے دریافت کر لینا، اس کے اشارے کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ کیا تمہارا یہ لیڈر راجن کا نائب تھا؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ تمہارے لیڈر کو ہماری طرف سے کوئی غلط فہمی ہوئی، ورنہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی لیڈر پر ہی عائد ہوتی ہے، ہمیں صرف اپنے کام سے گرد ہوتی ہے۔ وہ قدرے ٹھہراتا ہوا بولا، ہاں میں تمہیں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ تمہارا انجام بہت خطرناک ہوگا، اور اگر تم چاہو تو ہمیں لیڈر کے عذاب سے بھی بچا سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ ہم تمہیں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں۔ میں نے اسے لالچ دینے کی کوشش کی، تم کسی بھی بہانے سے یہاں سے فرار ہونے کا موقع فراہم کر سکتے ہو۔ اندازاً کتنی رقم دے سکتے ہو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازداری سے پوچھا۔ 1 لاکھ، میں نے سرگوشی کی۔ کم ہے، کچھ اور اضافہ کرو، اس نے سودے بازی کے انداز میں کہا۔ تم کتنا چاہتے ہو؟ 15 لاکھ، وہ ایک آنکھ دبا کر بولا۔ جانتے ہو اتنی بڑی رقم کا کیا کروں گا؟ تمہارے لیے ایک خوبصورت سا مقبرہ بناؤں گا جو تمہاری شایان شان ہوگا۔ تمہارے ساتھی کو اس مقبرے کے بیرونی احاطے میں دفن کیا جائے گا، جس کے اوپر ایک خوبصورت سائبان ہوگا، اور اس کے بعد جو رقم بچے گی اسے غریب غربا میں تقسیم کر دوں گا، اس لیے کہ دولت دنیا کی سب سے زہریلی شے ہوتی ہے۔ ایک بار اس کی لت پڑ جائے تو انسان خود اپنا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، میں نے دوسرا حربہ استعمال کیا۔ ہاں، میں نے فلسفے میں ایم اے کیا ہے، لیکن ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد آخر کار خود کار اسلحہ کے مضمون میں نئے سرے سے داخلہ لینا پڑا۔ وہ بڑے استہزائیہ انداز میں بولا، اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے نہ تو انسان کو جگہ جگہ دھکا کھانا پڑتا ہے اور نہ کسی بڑی سفارش کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ البتہ شروع میں کسی تجربے کار بدماش یا دہشت گرد کا ساتھ تلاش کرنا پڑتا ہے، اور ایسے لوگوں کی ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں، بلکہ اس معاملے میں ہم خاصے خود کفیل واقع ہوئے ہیں۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور مجھے گھورتا ہوا بولا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کا دھندا شروع کر دوں۔ کیا مال ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہو؟ اجرتی قاتل اور خطرناک قسم کے دہشت گرد، اس نے رائفل اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ سنا ہے کہ بیرونی ممالک میں ان دونوں اقسام کے لوگوں کی اچھی خاصی کھپت ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں نے اسے شیشے کی اتارنے کی خاطر سنجیدگی سے کہا۔ تم نے بھوک اور فاقے سے تنگ آ کر اپنے لیے ایک غلط راستے کا انتخاب کر لیا ہے، لیکن اب واپسی مشکل ہے، وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولا۔ جس گھوڑے کی کمر پر ایک بار دیکھتی ہوئے سلاگ سے ٹھپا لگا دیا جائے، وہ 2 سوائے روز کے میدان کے اور کہیں کا باقی نہیں رہتا، اور ہمارے شعبے کا دستور بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ پولیس کے ریکارڈ پر ایک نام آ جائے تو اس کو مٹانا ناممکن ہی ہوتا ہے۔ ویسے اس لائن میں اگر قسمت یاوری کرے اور پھر چاندی ہی چاندی ہوتی ہے۔ مال و دولت، عیش و عشرت، رعب و دبدبہ، ایک سے ایک اچھی برانڈ کی شراب، خوبصورت سے خوبصورت اور معصوم لڑکیاں، سب کچھ اپنی دسترس میں ہوتا ہے۔ انسان اس لائن میں بھی ڈائریکٹ کر سکتا ہے، صرف ضمیر کو ایک برسٹ مارنا پڑتا ہے۔ کیا میں تمہارا نام دریافت کر سکتا ہوں؟ ہمدردی کی کوشش مت کرو۔ یک لخت اس نے رائفل کا رخ بڑے غصے سے ہماری طرف کر دیا۔ ہماری کوئی نام نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ نہیں ہوتے جو پیدائش کے وقت بڑے چاو سے رکھے جاتے ہیں۔ مختلف شعبوں کے لوگ ہمیں اپنی مرضی سے مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہم اس پر کوئی دھیان نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اور میں نے فوری طور پر اسے رام کرنے کا کوئی دوسرا حربہ آزمانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت تھی جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس زاویے سے فرش پر پڑا تھا کہ میرا اور کریم کا چہرہ تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر تھا اور ٹانگیں مخالف سمتوں میں تھیں۔ کریم ابھی تک بے ہوشی کی کیفیت سے 2-4 تھا، لیکن اس کے سینے کی حرکت سے اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کی سانس ابھی تک چل رہی ہے۔
तुम्हारे आदमियों ने कहीं मेरे साथी को मार तो नहीं डाला? मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। ये बहुत देर से बेहोश है। बेहोशी भी एक नेमत है, वो जहर खान से बोला। इंसान तमाम फिक्रो कराम से आजाद हो जाता है। रहा उसकी मौत का सवाल, जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना भी जरूर है। और फिर तुम अपने किसी साथी के बारे में इस कदर फिक्रमंद क्यों हो? मुझे अब उसकी बातों से उलझन हो रही थी और मैंने दिल ही दिल में कालका को याद किया, लेकिन उसकी सिमत से कोई जवाब नहीं मिला और मुझे लेडी मक्कलानस का ख्याल आया। उसने कहा था कि मैं कालका से मुहतात रहूं, इसलिए कि वो मेरे और बोशन के सिलसिले में दोगुनी पॉलिसी से भी काम ले सकती है। हो सकता है कि राजन के आदमियों के हाथों मेरे और करीम के अगवा में भी कालका की साजिश शामिल हो। मैंने सोचा और यह भी मुमकिन था कि वो अचानक सामने आकर एक बार फिर बसात का रुख पलट दे और मुझे अपने दामे फरेब में उलझाए। इसके अलावा नदीम ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि लेडी मक्कलानस की पेशगोई कभी गलत साबित नहीं होती। उसकी जुबान से निकली हुई हर बात पत्थर की लकीर होती है। मैं अभी इन दोनों के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने अचानक लेडी मक्कलानस को देखा, जो राइफल वाले की पुश्त पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके जिस्म पर इस वक्त भी वही लिबास था जिससे मैंने उसे पहली बार लंदन में देखा था। किस गौर फिक्र में मुब्तला हो मेरे अजीज, उसने बराह रास्त मुझे मुखातब किया और मैंने उसकी आवाज़ बहुत वादे तौर पर सुनी, लेकिन राइफल वाले ने उस आवाज़ का कोई नोटिस नहीं लिया। शायद अपार्टमेंट में इसकी मौजूदगी से बिल्कुल ही बेखबर था। मुझे आपकी मदद दरकार है, मैंने अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आने के बाद जज्बाती अंदाज इख्तियार किया। नहीं, राइफल वाला सर्द लहजे में बोला, अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। जुबान से आवाज निकालने की हमाकत मत करो, लेडी मक्कलानस ने तेजी से कहा। यह शख्स ना मुझे देख सकता है और ना मेरी आवाज सुन सकता है, लेकिन तुम्हारी आवाज जरूर सुन सकता है। इसलिए तुम निगाहों की जुबान में बात करो। मैं तुम्हारी निगाहों का मफहूम समझने की कुव्वत रखती हूँ और ये लोग मुझे अगवा करके लाए हैं और अब बोशन के हाथों मेरी जिंदगी का सौदा करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन सौदा तय हो जाने के बावजूद ये मेरे खून के प्यासे ही रहेंगे। मैंने कहा था कि तुम्हारी कालका बोशन के सिलसिले में तुम्हारे साथ डबल गेम प्ले भी कर सकती है। लेडी मक्कलानस ने कहा, तुम्हारे अगवा में भी उसी का हाथ है। इस वक्त वो राजन के ग्रोह के अफराद और बोशन के दरमियान सौदा तय कराने में मसरूफ है। इसके बाद वो एक बार फिर तुम्हें फरेब देने की खातिर तुम्हारी मदद करेगी। क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकती? जवाब में लेडी मक्कलानस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस वक्त तुम्हारी मदद ही की खातिर हजारों मील का फासला तय करके यहाँ आई हूँ और फिर अचानक मैं बंदिशों से आज़ाद हो गया। करीम के हाथ पैर भी आज़ाद हो गए थे, लेकिन राइफल वाला हमारी तरफ मतवज्जा होने के बावजूद इस हकीकत से बाखबर नजर आ रहा था कि हम रस्सियों की मजबूत गिरफ्त से निजात हासिल कर चुके हैं। मेरा साथी बहुत देर से बेहोश है। मैंने लेडी मक्कलानस की तरफ देखते हुए निगाहों की जुबानी कहा, मैं इसे साथ ले जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये मेरे खास जानसारों में से है। तुम्हारा साथी इस अपार्टमेंट में आने से बेशतर ही पूरी तरह होश में आ चुका है, लेकिन अभी तक वो किसी मौके की तलाश में खुद को बेहोश जाहिर कर रहा है। तुम्हारी इतला के लिए ये भी बता दूं कि ये मार्शल आर्ट का माहिर है और 10-12 दुश्मनों के मुकाबले में भी तनहा भारी पड़ सकता है। राजन और उसके साथियों की मौत भी इसी के हाथों हुई थी। क्या? मैं हैरत से चौंका। हाँ मेरे अजीज, तुम्हारे दोस्त ने खास तौर पर इसे तुम्हारे साथ रखने की खातिर इसकी सिफारिश की थी। उसने राजन और उसके आदमियों को मौत की घाट उतारने से बेशतर उसी गरज से लाइट ऑफ की थी कि उसकी शख्सियत तुम्हारी नजरों में ना आने पाए। और मेरा मशवरा है कि तुम अब भी ये बात अपने साथी पर जाहिर करने की कोशिश ना करना। मेरे बचाव का तरीका क्या होगा? तुम अपने साथी को लेकर आराम से निकल जाओ, लेडी मक्कलानस ने बड़े इत्मीनान से कहा। राइफल वाले का जहन अब मेरी मुट्ठी में है और जब तक मैं ना चाहूं ये तुम दोनों को नहीं देख सकेगा, लेकिन बाद में इसके साथी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि यह जिंदा रहे और उसके साथी उसकी दात पर हमारे निकल जाने के सिलसिले में शुबा भी ना करें। मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात की कदर करती हूँ मेरे अजीज, लेडी मक्कलानस ने कहा और फिर फिजा में इधर उधर नजर दौड़ाते हुए बोली, तुम अपने साथी को लेकर जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी गाड़ी नीचे मौजूद होगी, लेकिन वक्त मत बर्बाद करो।
तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, चलो जल्दी करो। लेडी मकलानस के चेहरे पर बड़ी पुरइसरार संजीदगी फैलकर गहरी होती जा रही थी और मैंने करीम को आवाज दी तो वो तेजी से उठकर खड़ा हुआ, लेकिन फिर राइफल वाले पर नजर पड़ते ही उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा था जैसे मैंने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी हो। परेशान मत हो, मैंने उसके चेहरे पर नजर आने वाले तासरात का जायजा लेते हुए कहा। मैंने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है और 10 मिनट तक उसका जहन बिल्कुल माउफ रहेगा और इतनी देर में हमें यहाँ से दूर निकल जाना है और उसके बाकी साथी वक्त कम है, हम ये बातें रास्ते में भी कर सकते हैं। मैंने करीम का हाथ थाम कर उसे दरवाजे की जानब खींचा और फिर अपार्टमेंट से बाहर निकलते वक्त मैंने राइफल वाले पर एक आखिरी नजर डाली। वो किसी बुत ही की तरह अपनी कुर्सी पर साख्तो जामद नजर आ रहा था। रास्ते में करीम मुझसे करीद कर हालात मालूम करने की कोशिश कर रहा था और मैं उसे गोल मोल जवाब देकर मुतमिन करने की कोशिश कर रहा था। लेडी मकलानस के मशवरे पर मैंने उस बेजाहर नहीं होने दिया कि मैं उसकी असल शख्सियत से पूरी तरह बाखबर हो चुका हूँ। ये सब कौन लोग थे सर? करीम ने बड़ी सादगी से कहा। मुझे सिर्फ इतना याद है कि आप जब फोन करके इरादे से उतरे थे तो वो राहगीर मुझसे एक पता पूछने की गर्ज से करीब आए थे और मुझे इस बात का शुबा भी नहीं हो सका कि वह मुझे अपने जाल में फांस रहे हैं। मैं उन दोनों को पता समझाने की कोशिश कर रहा था कि उनके तीसरे साथी ने जो गालबन गाड़ी की दूसरी जानब था, अचानक मेरे सर पर पुष्ट से इतना भरपूर वार किया कि मेरी पलकों के नीचे अनगंत सूरज तलू होकर गुरूब होते चले गए। उसके बाद मेरा जहन गुप्त अंधेरों में डूब गया था। करीम के जवाब में मैंने खामोशी ही इख्तियार कर रखी और मेरा जहन अब सिर्फ बोशन और कालका के बारे में गौर कर रहा था। रात के खाने के बाद नदीम ने मुझे बैरूनी लान पर टहलने के बहाने ले जाकर कहा, कल की रात हमारे लिए बहुत अहम साबित होगी। रहीम मंगश के मुझे 24 घंटे पहले ही मतला कर दिया है कि बोशन का एक बड़ा कंसाइंट खलीज को रवाना किया जाने वाला है, लेकिन उसने पहले कुछ और कहा था। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। रहीम ने हमें यही बताया था कि उसे माल की रवानगी से सिर्फ 2 घंटे पहले उसकी इतला मिलती है और कश्ती के नाखुदा और उसके अमले का इंतखाब भी ऐन वक्त पर किया जाता है। हो सकता है कि बशीरा माची ने महज रहम बंगश को आजमाने की खातर उसके बच निकलने के बयानात की असलियत जानने के लिए एक चाल चली हो, लेकिन हमें बहरहाल रिस्क लेना पड़ेगा। क्या हम पुलिस या कस्टम के अमले को एतमाद में ले सकते हैं? नहीं, रहीम ने कहा कि बोशन ने उन दोनों महकमों के मुतल्लिका अफसरान को खरीद रखा है। ऐसी सूरत में सिर्फ हमें अपने आदमियों के साथ सूरत हाल से निपटना होगा। मेरा क्या रोल होगा? तुम मेरे साथ ही होगे, नदीम ने कहा और फिर मेरे जुमले को महसूस करते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है। क्यों? मैं शिकायत करने की पोजीशन में नहीं हूं, इसलिए कि तुमने पहले ही अपनी छत के नीचे हमें पनाह देकर हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। मैं तुम्हारी तरफ से एक लम्हे को भी गाफिल नहीं रहता, नदीम ने मुझे घूरते हुए संजीदगी से जवाब दिया। राजन के अपार्टमेंट में उनके गिरोह के 4 मसला अफराद मौजूद थे, जबकि हमारी तादाद सिर्फ 2 थी। मैंने जले कटे लहजे में कहा, अगवा करने वालों ने हमें नहता कर दिया और ऐसी पोजीशन में अगर वो चाहते तो निहायत आराम और सुकून से हमारी टिक्का बोटी कर सकते थे। ये तुम्हारी जाती ख्याल है? क्यों? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। क्या करीम पर तुम्हें बहुत एतमाद है? हाँ, इसलिए कि वह तन्हा और खाली हाथ होने के बावजूद अकेला 10 आदमियों का मुकाबला कर सकता है। नदीम ने मुझे करीम के बारे में वही तफसीलात बताई जो लेडी मकलानस बयान कर चुकी थी। इसके अलावा मेरे दूसरे अफराद भी तुम्हारे जितना करीब ही थे। बहुत खूब, गोया तुम्हारे अफराद बंद दरवाजे और दीवारों के अंदर भी देखने की पुरइसरार ताकत रखते हैं। तुम शायद अभी तक उस शख्स से खौफजदा हो जो अपने साथियों के चले जाने के बाद तुम्हें जिंदगी और जिंदा रहने के फलसफे से आगाह कर रहा था, नदीम ने मुस्कुराते हुए कहा। जानते हो वो कौन था? मैंने सपाट लहजे में पूछा। मेरे ही एतमाद का एक आदमी था, नदीम ने कहा। जिस वक्त तुम्हें राजन के गिरोह के अफराद ने अगवा किया था, उसी वक्त मैंने उसे राजन के फ्लैट पर पहुंचने को कहा और फिर उसे असली आदमी की जगह लेने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और राजन के गिरोह के आदमी भी धोखा खा गए। मैंने कदरे हैरत का इजहार किया। हाँ, बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह तुम उसे शिनाख्त करने में नाकाम रहे थे, हालांकि तुम भी उसे बखूबी जानते हो। क्या मतलब? वो राजू था। नदीम मुस्कुराया। वही राजू जो मेकअप करने का माहिर है और लंदन में कई रातें तुम दोनों ने एक ही होटल में साथ गुजारी हैं। बड़ी सलाहियतों का मालिक है। बेस और आवाज बदलने में वो अपना सानी नहीं रखता। और वो आदमी कहाँ गया जो अपार्टमेंट में पहले से मौजूद था? मैंने हैरत से दरियाफ्त किया। हो सकता है अब तक वो पुलिस की तहवील में पहुंच चुका हो, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। अलबत्ता बाकी तीनों साथी बोशन तक पहुंचकर तुम्हारा सौदा करने में कामयाब नहीं हो सके। वो रास्ते में ही एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गए थे। उनकी लाशें शिनाख्त की खातिर अस्पताल के सर्द खाने में पड़ी हैं। नदीम ने मुझे बगौर घूरते हुए कहा कि अब तो मुझे ये बताना पसंद करोगे कि कार के उस हादसे और तुम्हारे राजन के अपार्टमेंट से बच निकलने में किस तागूती कुव्वत का हाथ था? काल का मैंने दीदा दानस्ता लेडी मक्लानस का नाम नहीं लिया और मेरा जाती ख्याल भी यही था। राजू ने तुम्हें क्या बताया? मैंने तेजी से पूछा। क्या उसे हमारे बच निकलने की खबर नहीं हुई? नहीं, राजू का कहना है कि उसने हैरत अंगेज तौर पर तुम्हारे और करीम के जिस्म से रस्सियों की बंदिशों को टूटते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद वो कुछ देर के लिए ज़हनी तौर पर गायब हो गया। शायद तुम्हारी कालका रानी तुम्हें आजाद करने से बेशतर ही उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया था और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यकीन था कि कार के हादसे में हलाक होने वालों की पुश्त पर लेडी मक्लानस का ही हाथ होगा, लेकिन क्या वो राजू को शिनाख्त करने में नाकाम हो गई थी या दीदा दानिस्ता उसने मुझे इस रात से आगाह करना मुनासिब नहीं समझा था? क्या सोच रहे हो? मैं बोशन के बारे में गौर कर रहा हूँ, मैंने बड़ी खूबसूरती से बात बनाते हुए कहा। क्या ये बात तजुब खेद नहीं कि राजन उसी के लिए काम कर रहा था, लेकिन बोशन के उस गिरोह के दीगर अफराद से नावाकिफ था। बोशन जैसे लोग सिर्फ आम खाने से सरोकार रखते हैं, गुठलियां गिनने में अपना वक्त जाया नहीं करते। रहीम बंगश के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। क्या यह मुमकिन नहीं कि उसने बशीरा माछी को तहरीरी तौर पर या किसी और जरिए से अपनी पोजीशन से मुतल्लक आगाह करने के बाद हमें ट्रेप करने के लिए एक खूबसूरत जाल बुना हो सकता है, मगर कबल अज वक़्त यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। नदीम ने बेपरवाही से शाने उचकाते हुए जवाब दिया और फिर नसीम और आरफा के आ जाने की वजह से हमने अपनी गुफ्तगू का रुख बदल दिया। अगले रोज मैं दफ्तर के कामों में मसरूफ था कि कारका की मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। क्या इतने मसरूफ हो कि हमारी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है? मैंने चौंक कर आवाज की सिमत नजर उठाई। कारका अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मेरे सामने सोफे पर नीम दराज थी, लेकिन इस वक्त वह खिलाफ तवक्का कुछ संजीदा नजर आई। उसमें खुद सुपुर्दगी का वो अंदाज नहीं था जो ऐसे मौकों पर हुआ करता था। मैंने शिकवा किया। कल मैंने तुम्हें एक मुसीबत में गिरफ्तार हो जाने के बाद आवाज दी थी, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली थी, लेकिन तुम्हारी सफेद चमड़ी वाली बुढ़िया की वजह से सामने नहीं आई। वो मैंने खेज लहजे में बोली। तुम्हें उस पर बहुत नाज था। उसने तुमसे कहा था कि वह मेरी आत्मा को भी कैद करने में सफल हो जाएगी। हाँ, उसने यही कहा था। मैंने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। वो दरमियान में ना आती तो मैं तुम्हें उन आजालमों से बचा लेती जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था, परंतु मैं जानबूझकर सामने नहीं आई। कालका ने फातहाना अंदाज में तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए कहा। मैं देखना चाहती थी कि वो किस हद तक तुम्हारी सहायता कर सकती है। वो अगर ऐन वक्त पर ना आती तो शायद मैं इस वक्त ऐसे बड़े शुभ जुबान से मत लाओ शहबाज खान। वो तेजी से लगावट भरे लहजे में बोली। जब तक इस धरती पर कालका का साया भी है, तुम्हें कोई शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो तुम्हारी गोरी चिट्टी तोते जैसी नाक वाली बुढ़िया ही क्यों ना हो। लेकिन उसने बस करो शहबाज खान। कालका ने यक लक संजीदगी इख्तियार कर ली। मैं ना चाहती तो राजन के अपार्टमेंट में दाखिल थी नहीं हो सकती थी, परंतु मैंने उसके लिए रास्ता खोल दिया। जानते हो क्यों? तुम्हें ये दिखाने के कारण कि हम दोनों महान शक्ति का मालिक कौन है। और फिर इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। मैंने अचानक लेडी मक्लानस को उसके रवायती लिबास में देखा, जिसके जिस्म को खौफनाक सांपों ने पूरी कुव्वत से जकड़ रखा था। लेडी मक्लानस की निगाहों से खौफ जाग रहा था और वो कतई बेबस नजर आई। उसके जिस्म के गिर्द लिपटे हुए स्याह और कोड़िया रंग के सांप बड़े गजबनाक अंदाज में
अपनी जहरीली ज़बाहट में लिपट पा रहे थे और कालका के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, लेकिन वो लेडी मकरानस को बड़ी हकारत भरी नजरों से घूर रही थी, जो किसी मुजरम की तरह उसके सामने खामोश खड़ी थी और उसका पूरा जिस्म खौफ से लड़ रहा था। क्यों शहबाज खान? कालका ने मुझे मुखातब करते हुए इस्तेहज़ाइया लहजे में पूछा। यही है ना तुम्हारी वो सफेद चमड़ी की वैश्या जो कालका की आत्मा को कैद करने के सुंदर सपने देख रही थी। इसी शक्ति ने पिंडत बंसीधर का सर काट कर तुम्हारे सामने फिजा में मुअल्लक कर दिया था और इसको अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रही थी, लेकिन इस समय ये मेरी शक्ति के जाल में कैद है। ये अगर चाहे तो अपनी गंदी जुबान से भला कर मुझसे अपनी जीवन की बख्शा मांगने की भी कोशिश नहीं कर सकती। कालका का लहजा हर लम्हा गजबनाक होता जा रहा था और मैंने इसे पूरी तरह जकड़ रखा है और मेरे एक इशारे पर इसके गंदे शरीर पर लिपटे हुए सांप इसकी गोरी चिट्टी चमड़ी हड़प करके उसे हड्डियों के ढांचे में बदल सकते हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। लेडी मकरानस कालका के मुकाबले में इतनी बेबस और हकीर साबित होगी, ये बात मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। वो औरत जिसके मुंह से निकला हुआ जुमला पत्थर की लकीर बन जाता था, जिसने मुझे अपनी जमीन दोज लाइब्रेरी की सैर कराई थी और जिसके लिए वक्त और फासले, माजी और मुस्तकबल कोई हकीकत नहीं रखते थे, वो इस वक्त जहरीले और खतरनाक सांपों की बंदिशों में जकड़ी खड़ी कालका को रहम तलब नजरों से देख रही थी। किस विचार में गुम हो शहबाज खान? कालका ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं? तुम कहो तो मैं पलक झपकते में इसका क्रियाक्रम कर दूं। और मुझे यकीन आ गया कालका रानी के तुम्हारी शक्ति लेडी मकरानस के मुकाबले में ज्यादा महान है। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हारी कालका को उसी शुभ घड़ी का इंतजार था। कालका ने मुझे मखबूर निगाहों से देखा। मैं यही चाहती थी कि तुम कालका के सिवा किसी और को खातर में ना लाओ, केवल अपनी कालका रानी को अपने मन मंदिर में दासियों की तरह बसाए रखो। तुम देवता समान मुझे अपने चरणों में बैठने की इजाजत दो और मैं तुम्हारी पुजारन बनकर तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करती रहूं। लेकिन ये कैसा जुल्म है कि मैं चाहने के बावजूद तुम्हारे खूबसूरत वजूद को अपनी बाहों में नहीं ले सकता और मैंने ज़ाहरी तौर पर वालहाना अंदाज इख्तियार किया। ये कैसी मजबूरी है कि प्यासा कुएं के करीब हो और वो अपनी प्यास बुझाने की खातिर पानी की एक बूंद भी हलक से ना नीचे उतार सके। ये दूरियां कब तक रहेंगी? समय का इंतजार करो। उसने उठकर बड़े होशरुबा अंदाज में मेरी तरफ बढ़ते हुए मस्ती भरे लहजे में कहा, हमारे दरमियान ये दीवारें हमेशा कायम नहीं रहेंगी। ये दूरियां बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं और फिर तुम अपनी कालका के कोमल शरीर से खेलने के लिए आजाद होगे और उस वक्त तक मैं इसी तरह अंदर ही अंदर तुम्हारे मिलाप की आरज़ू में तड़पता रहूंगा। मजबूरी है शहबाज खान। वो होंठों पर जुबान फेरते हुए जज्बाती लहजे में बोली, तुम अब भी अपनी कालका रानी को अपने मजबूत बाहों में जकड़ सकते हो, उसके अंग अंग से खेल सकते हो, लेकिन फिलहाल तुमको कालका को माहरूक के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कालका की गुलाबी नजरों से झांकता हुआ अपनी जगह से उठा। वो पूरी तरह मेरी सिमत मतवज्जा थी और मैं किसी बहाने से उसके जिस्म से टकरा कर संदली अंगूठी को आजमाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे इसका मौका नहीं दिया। अभी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना शहबाज। उसका लहजा मैंने खेद हो गया। मैं तुम्हारे मन के अंदर झांक कर तुम्हारे दिल का हाल नहीं पढ़ सकती, लेकिन इतना अवश्य जानती हूँ कि अब भी कोई छाया है जो तुम्हारी सहायता कर रही है। मैं कालका को बहलाने की खातिर कुछ और कहना चाहता था कि अचानक बिजली का शदीद कड़ाका हुआ और मैंने लेडी मकरानस की तरफ देखा, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद नहीं थी। उसके जिस्म पर नजर आने वाले सांप फर्श पर पड़े तड़प रहे थे और फिर देखते ही देखते वो राख बनकर हवा में उड़ गए। कालका का चेहरा दोबारा गजबनाक होने लगा। उसकी आंखें शोले उगलने लगी। कलकनी, तू मौका पाकर भाग निकली, लेकिन कालका तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, कालका ने बफरे हुए लहजे में कहा और फिर उसने फिजा में कलाबाजी खाई और उकाब का रूप इख्तियार करके तीर की मानद खिड़की से बाहर निकल गई। मैं थके हुए अंदाज में दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। जेब से रुमाल निकालकर पेशानी के पसीने को खुश करने लगा और जो कुछ मेरी निगाहों ने देखा था वो नाकाबिले यकीन ही था।
लेकिन मुझे एक बात की खुशी जरूर हो रही थी कि लेडी मकलानस कालका के अताब का शिकार होने से बच निकली थी। खासी देर तक मैं उस पुरइसरार और खतरनाक तागूती जंग के बारे में गौर करता रहा जो मेरे आपस में मेरी निगाहों के सामने लेडी मकलानस और कालका के दरमियान लड़ी गई थी। कालका की हैसियत इस जंग में फातेह जैसी थी और मैंने उस रोज से बेशतर लेडी मकलानस को कभी इतना बेबस और कमजोर नहीं देखा था। कालका की शैतानी कुव्वतों ने उसे जहरीले सांपों के जरिए इस तरह जकड़ दिया था कि वो अपनी जगह से एक जरा जुम्बश करने से भी कासर थी। उसकी कुव्वत गोयाई भी शायद सलब कर ली गई थी, इसलिए कि उसने कालका किसी बात का जवाब नहीं दिया। और फिर कालका जब मेरी तरफ मतवज्जा होकर उससे चंद लम्हों के लिए बेखबर हुई तो लेडी मकलानस का दाव चल गया। उसके जिस्म के अतराफ लिपटे हुए सांप जलकर राख हो गए। कालका दोबारा गजबनाक हो गई और उकाब की शक्ल इख्तियार करके उसके ताक़ब में परवाज कर गई। ये सब कुछ तिलस्मे हो शरबा की कहानियों से कम नहीं था। मुझ जैसे अपनी कुव्वत बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था। लेडी मकलानस एक अजीम कुव्वत थी और उसने पूरे लंदन को अपनी पेशगोइयों और पुरइसरार कुव्वत की वजह से खौफजदा कर रखा था और पुलिस को शुबा था कि उसने अपने शोहर को कत्ल किया था, लेकिन अभी तक किसी एजेंसी ने उस पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं की थी। मैं अभी इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि चपरासी ने डाक की ट्रे लाकर मेरे सामने रख दी और मैं अपने ज़हन को हटाने की खातिर आने वाली डाक को देखने में मसरूफ हो गया। उनमें कुछ कारोबारी खतूत थे, चंद एक में टेंडर के सिलसिले में अहम दस्तीवास मौजूद थी, कुछ खतूत जाती नौइयत के थे और मैं लिफाफे को एक एक करके खोल रहा था और उस पर अपनी हदायत लिखकर मुख्तलिफ शेबों को मार्क करता जाता था। और फिर एक लिफाफे को देखकर मुझे हैरत हुई जिसके एक कोने पर क्यूपिड की तस्वीर बनी हुई थी और ये एक दरमियाने साइज का लिफाफा था जिसमें आम तौर पर मुख्तलिफ किस्म के कारोबारी लिटरेचर और पंपलेट्स मौजूद हुआ करते थे। मैंने क्यूपिड की तस्वीर को गौर से देखते हुए लिफाफा उठा लिया। बज़ाहिर उसके अंदर भी मुझे प्ले कार्ड जैसी किस्म की कोई कारोबारी शय महसूस हुई, लेकिन जब मैंने पेपर टाइप से लिफाफा चाक किया तो यकलख्त मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, मेरी पेशानी यकलख्त अर्क-आलूद हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बुलंदी से खड़ा करके पस्ती की तरफ जा रहा हूँ। मैं फटी फटी नजरों से उस तस्वीरों को देखता रहा जो बेकौले कालका के अगर मंजर आम पर आ जाती तो मैं शरीफों की महफिल में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाता। वो इंतहाई नाशाइस्ता और बेहुदा किस्म की तस्वीरें थी जिसमें मारूख के साथ मुख्तलिफ अंदाज में और फितरी लिबास में मैं नजर आ रहा था। मैंने जल्दी से लिफाफा उलट पलट कर देखा, उस पर भेजने वाले का कोई नाम या पता मौजूद नहीं था। मेरा एड्रेस टाइप शुदा था और जिसके ऊपर जाती के हरूफ जलील अंदाज में नजर आ रहे थे और मैंने घबरा कर उन तस्वीरों को जो तादाद में 10-12 थी दोबारा लिफाफे में डाल दिया। और मेरी कैफियत इस वक्त किसी ऐसे मुजरम से मुख्तलिफ नहीं थी जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो, जिसके खिलाफ नाकाबिले तरवीद सबूत मौजूद हों। लिफाफे पर भेजने वाले का नाम और पता मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैं समझ रहा था कि उन तस्वीरों को किस मकसद के तहत मुझ तक पहुंचाया गया था। उस रकीक हरकत के पीछे मारूफ का गलीज चेहरा बहुत साफ नजर आ रहा था, जिसने मुझे अगवा कराने के बाद बेहोशी की हालत में मेरे खिलाफ ऐसा मवाद जमा कर लिया था जिससे इनकार करने के बावजूद मैं अपने किरदार के उस बदनमा दाग को मिटाने से कासर था। और मुझे जाती तौर पर इस बात का अंदाजा हो चुका कि मारूफ का शुमार किस किस्म की औरतों में किया जा सकता है। मैंने जल्दी से उठकर उस लिफाफे को अपनी पर्सनल सेफ में मुतकफल किया और फिर इंतहाई गुस्से की हालत में मारूफ के नंबर डायल करने लगा। हेलो। दूसरी जनब से राब्ता कायम होने पर एक बारीक नस्वानी आवाज सुनाई दी। क्या मैं मोहतरमा मारूफ साहबा से बात कर सकता हूँ? मैंने दिल पर जबर करते हुए वो कलमात अपनी जुबान से अदा किए। आपका नाम? मैं शहबाज बोल रहा हूँ। काम की नोयत क्या है? दूसरी जनब से सवाल किया गया। आप सिर्फ मारूफ साहबा को मेरा नाम बता दें, वो मुझे पहले से जानती हैं। इंतजार करें। रसूल पर वही बारीक नस्वानी आवाज उभरी और मैं बड़ी अजीब और मुतजाद कैफियतों से दो चार था। एक एक लम्हा मेरे लिए सख्त अजियतनाक था, मगर मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 2 मिनट बाद ही दूसरी जनब से मारूफ की आवाज सुनाई दी।
मैं मिसेस सुलेमान शाह बोल रही हूँ। उसके लबो लहजे में झूठी शान और तकब्बुर शामिल था। और खाकसार को शहबाज कहते हैं, शहबाज खान। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा। ओ शहबाज। मारूफ का लबो लहजा यकलक तब्दील हो गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। क्यों? मैंने तल्ख आवाज में कहा। क्या मेरी ये कॉल आपके लिए गैर मुतवक्का है? शायद वो सर्द आह भरकर बोली। तुम और मुझे याद करोगे? मुझे उसका बहुत कम यकीन था। हैरत है कि तुम ये कह रही हो। मुझे खुशी है कि अब तुम बेतकल्फी से पेश आ रहे हो। वो बड़ी अपनायत से बोली। मेरे लिए कोई हुक्म, कोई खिदमत? मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। पूछो। मैं उस हरकत का क्या मतलब समझूं? मैंने सपाट लहजे में कहा। हरकत? मैं समझी नहीं। तुमने गलत अंदाजा लगाया है मिसेस सुलेमान शाह। मैंने झोंट चबाते हुए जवाब दिया। अगर कोई चीज अखबार तक या ऊंचे हलकों तक पहुंची तो उसमें तुमको भी बराबर की हिस्सेदार होगी। ये भी मुमकिन है कि उसमें मुझसे ज्यादा तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। तुम्हारी खातिर मुझे हर नुकसान गवारा है, लेकिन मैं अब भी नहीं समझ सकी कि तुम्हारी गुफ्तगू में ये तलखी क्यों है। क्या मुझसे कोई खता हो गई? तुम जिसे खता कह रही हो वो मेरे नजदीक एक ऐसा घटिया हरकत है जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने हकारत से कहा। मिस्टर शहबाज। इस बार मारूख ने कदरे नाखुशगवार अंदाज में जवाब दिया। तुम शायद इस वक्त होश में नहीं। मारूख तुम्हारे एक इशारे पर खुद को कुर्बान तो कर सकती है, लेकिन फजूल किस्म की तलखी और बद कलामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो लोग खुद को दूसरों के लिए कुर्बान करने पर आमादा रहते हैं वो इस किस्म के ऊंचे हथकंडे और गैर मुहज़्ज़ब हरबे इस्तेमाल नहीं करते। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरे बारे में जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? मैं ज़हर खान से बोला। क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगी कि तुमने वो लिफाफा मुझे किस मकसद के लिए भेजा है? लिफाफा? कौन सा लिफाफा? मारूख ने हैरत का इजहार किया तो मेरी रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश दो चंद हो गई। वो पूरी चोरी करने के बावजूद सीना जोरी का अंदाज अपना रही थी और मैं बर्दाश्त न कर सका। क्या तुम वाकई इतनी ही मासूम और भोली हो जितना इस वक्त खुद को पोज करने की कोशिश कर रही हो? प्लीज शहबाज, इतने सर्ज लहदे में गुफ्तगू ना करो। उसने बदस्तूर मासूमियत से कहा। और मेरा ख्याल है कि किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। क्या तुम मुझे खुलकर नहीं बता सकते कि तुम्हारी खफगी का सबब क्या है? सॉरी, मैं इस किस्म की बातें फोन पर नहीं कर सकता। तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे दफ्तर आ जाऊं। उसके लहजे में बड़ी अपनायत थी। नहीं, मैंने जल्दी से कहा और फिर कुछ सोचकर बोला। कि आप इस वक्त मसरूफ तो नहीं? आप नहीं, तुम कहकर मुखातब करो। उसने अल्तजा की। यकीन करो शहबाज, मैं तुमसे, क्या मैं फौरी तौर पर तुमसे मिल सकता हूँ? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा। और मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। वो बहकने लगी। तुम हुक्म दो तो मैं पलकें तुम्हारी जाब में बिछा दूं, दिल फर्श पर राह पर लगा दूं। उसका फैसला मैं तुमसे मिलने के बाद ही करूंगा। मैंने राब्ता मुंतक़े कर दिया और कुछ देर तक मारूख की बातों पर गौर करता रहा और फिर उठकर दफ्तर से निकला और पार्किंग लॉट से गाड़ी निकालकर मारूख के घर तरफ रवाना हो गया। मारूख ने हस्बे तवक्का बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। इस वक्त भी वो अपनी ख्वाबगाह में बैठी मैं नोशी से मशगुल कर रही थी और उसके जिस्म पर नजर आने वाला लिबास इतना चुस्त था कि जिस्मानी नशीबो फराज की पर्दा पोशी से कासर था। और मुझे देखकर उसने गिलास शीशे की गोल मेज पर रख दिया और फिर एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए उठी। उसकी आंखों की मस्ती छलक रही थी और मेरी निगाहों में निगाहें डालकर वो बोली। ज़हे नसीब कि तुम इस वक्त, प्लीज। मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैं इस वक्त तुमसे कुछ अहम और फैसला कुन बातें करने आया हूँ। गुफ्तगू जुबान से अदा होगी या? उसने जानबूझकर अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। शायद वो अभी तक या मेरी आमद का मकसद नहीं समझी थी या फिर जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। और फिर मैंने अपने आने का मकसद बयान किया तो वो यकलख्त संजीदा हो गई। एक लम्हे तक मुझे घूरती रही और फिर बगैर कुछ कहे बल खाती किसी नागन की तरह ख्वाबगाह से बाहर चली गई। मैं उसके बारे में कोई फैसला करने से कासर था। जिस अंदाज में वो कमरे से बाहर निकली उसे यही अंदाजा हुआ था जैसे वो शदीद गुस्से में हो और फिर वो ख्वाबगाह में वापस आई तो उसके हाथों में वैसा ही एक लिफाफा था जैसा मुझे दफ्तर में मासूल हुआ था। एक बार फिर उसने तेज नजरों से मुझे देखा और फिर लिफाफा मेरी जन बढ़ाते हुए बोली। हर औरत का अपना एक मकाम और करदार होता है। तुम करदार का लफ्ज
किसी मद करदार शख्सियत से अलहदा भी नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि मैंने तुम्हें अपनाने के लिए एक गलत कदम उठाया था, लेकिन ये सरासर झूठ है कि मैंने तुम्हें कोई ऐसा लिफाफा भेजा हो। अगर तुमने मुझसे महज मकानी तौर पर अपने अगवा किए जाने के बाद का राज जानने की खातर ये इल्जाम तराशा है तो और बात है, लेकिन तुम्हारे इस संजीदा मजाक से मारूफ के वजूद को जो ठेस पहुंची है, शायद तुम इसकी शिद्दत का अंदाजा ना लगा सकोगे। मैंने मारूफ को बहुत गौर से देखा। वो इस वक्त अदाकारी नहीं कर रही थी। अगर उसने मुझे ब्लैकमेल करने की खातर वो तस्वीर भेजी होती तो बरमला उसका इकरार भी कर सकती थी, इसलिए कि वो बहरहाल इसके बछाए हुए गंदे जाल में फंस चुका था। लेकिन खिलाफ तवक्का वो इस वक्त बहुत संजीदा और साफ गो नजर आ रही थी और मैं अजीब तज़बदब की कैफियत से दो चार था। मैंने लिफाफा खोलकर सरसरी तौर पर देखा। उसमें तस्वीरों का वैसा ही सेट नेगेटिव मौजूद था जैसा मुझे दफ्तर में मौसूल हुआ था।